माइक ऑन कर। हाँ जी, माइक ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Stop. I'm Dr. Rabia Aftab, Training Registrar, ENT Department. We are now here for our monthly scheduled histopathology meeting, and I'm going to present a total of 3 cases today. So starting with our case number 1, Amir Hamza, 26-year-old male with no known comorbids, resident of Okada, presented to us with right orbital swelling for 2 years. This swelling was sudden in onset, increasing in size at first, but later on it was static in size, associated with right side frontal headache. Diplopia developed 6 months back. Biopsy was already done 2 years back, showing invasive fungal disease, for which he took oral voriconazole for 4 to 5 months, but the symptoms reappeared. On physical examination, there was a right orbital swelling, which was pushing the orbit in infralateral direction, and right extraocular muscle movements were restricted in the lateral gaze. Examination of nose, throat was unremarkable. After which MRI face and nose with contrast was advised, which showed a soft tissue enhancement noted along the supramedial aspect of right orbit involving sphere and medial rectus with retroorbital extension and anteriorly displacing the eyeball laterally and extending all along its superior aspect. Sinus disease was also noted in left maxillary sinus. Here, the right orbit, you can clearly see the right side of orbit showing a supromedial soft tissue enhancement with the left maxillary sinus disease. These are the coronal and axial sections. So our plan was to do Excision by Lynch incision and send histopathology. Our supraorbital swelling was our specimen sent for histopathology, on which a diagnosis of chronic granulomatous inflammatory disease secondary to aspergillosis was made. Over to our histopathology team. Yes. और इसमें साइनस वीडियो होते हैं, ये फाइव साइनस यानी कि अगर हम इथमाइड को ये इथमाइड कहते हैं और डिजीज सारे के इंट्रा ऑर्बिटल पड़े ये बेचारा 2 इयर्स की हिस्ट्री थी, ये सारे आईज और डिफरेंट डिपार्टमेंट वो उस पे ये चल रहा था। तो इथमाइड साइनस का बिल्कुल थी ये लाइक दिस इज साइनस, इसकी साइनस डिजीज बिल्कुल नहीं थी, इंट्राऑर्बिटल डिजीज सारी पड़ी और ये वीडियो रेक्टिक मसल बिल्कुल इसके साथ रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती, लेकिन इसकी वीडियो बिल्कुल ठीक। तो हमारे लिए ये बड़ा चैलेंजिंग होता है ईच साइड का ऑर्बिट का करना, या फिर वीएन कॉम्प्रोमाइज हो तो उसके बाद तो पेशेंट को भी एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन इंटेक्ट वीएन के साथ ऑर्बिट के अंदर काम करना हमारे लिए काफी चैलेंजिंग था। तो इसको फिर हमने यही लेंस शॉवर्थ लगाया और इनसाइड ऑर्बिट का, तो ये कॉनिकल शेप ग्रोथ थी ऑर्बिटल एपेक्स की तरफ जा रही थी, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड ये इसलिए हुआ कि सारे इसके रेक्टाई मसल के साथ अटैच है। तो डिसेक्ट करके आप वैसे समझे कि लाइक 95 हमने निकाल दिया, 5 के साथ इसकी ऑप्टिक नर्व जुड़ी हुई थी,
उसको फिर हमें ड्यूरल काट के आना पड़ा। और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट की काफी स्वेलिंग थी, लेकिन मेरा बड़ा कंसर्न था कि वेन इसकी सही रहेगी, इसकी सही है। लेकिन इसको पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशन हुई है पोस्ट सर्जरी, इसको टोसिस हो गया वन, और इसके मीटर रेक्टाइल भी रिस्ट्रिक्ट है मूवमेंट उसकी। क्योंकि हमने एक आई वाले के पास मैंने भेजा है CMH में है डॉक्टर शारदार, तो अभी वो देख के मैंने कहा इसकी कोई आई को रोटेटिंग या इसकी मीटर रेक्टाइल की रिकंस्ट्रक्शन करें। और टोसिस के लिए तो आसान इलाज होता है, इसमें वो स्प्रिंग डाल देते हैं, गोल्ड स्प्रिंग, तो वो वर्किंग हो जाता है। तो इसका फॉलो में आखिरी दफा हमने देखा था, तो फॉलो में 3 months परफेक्टली ऑलराइट। ये दो इससे पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, लेकिन हम अलहमदुलिल्लाह निकल ये गया है सारा। तो ये था इसका बैकग्राउंड। अब आपने इसको जो है पहले से डायग्नोज था, तो ये ट्रीटमेंट दे रहा था आपकी एंटीफंगल। अच्छा अच्छा, इसको हमने कंजर्वेटिवली ट्रीट करने के लिए और बताने करके हमने आईवी यूरिक डोज यूरिक ओनाजोलेट जैसा फ्री ऑपरेटर, इसलिए रिग्रेस होता था, लेकिन ऐसे फॉर ए व्हाइल दिस वाज सेम रहता था, लेकिन बिल्कुल माइंड मेकअप करके हम इस पे अप्रोच किया। तो ये बड़ा डिफिकल्ट केस था, क्योंकि एक्चुअल तो ये आई का केस था, लेकिन आई वाले ने किसी ने भी हार्ट नहीं डाला। अच्छा, आई में ज्यादा न्यूक्लियर नहीं देखते आप? हम तो ज्यादा न्यूक्लियर देखते हैं जो ऑर्बिटल को है। आपसे कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज डिजीज है पेशेंट्स की, तो ये पेशेंट वाज मेनो कॉम्पिटेंट, उससे कोई और प्रॉब्लम नहीं। और दिस इज अ हार्ट नेक्टेड स्वेलिंग, लाइक स्टोनी हार्ट स्वेलिंग। तो बिगोर इस तरह नहीं करती, क्योंकि बिगोर तो एंजियो इंजेक्शन करती है और नेक्रोसिस करती है। तो ये जरा डिफिकल्ट था। ये था इसका जी। नो यंग लड़का है, 20-22 साल। I'm Dr. Aisha from Histopathology department. So on cross examination, we see two fragmented pieces of tissue, uh, as we should measure them entirely in two cassettes. And over here, this is a vascularized fibrocollagenous tissue. The background shows this. And just these round structures, these are granulomas, this one, this one, this one. And in the center, these are the giant cells present. Now I'll show you them on high power. These are the granulomas, and just in the center, these are the giant cells present. This is another area which shows epithelioid granulomas. And right at the center, there's a giant cell. अच्छा, HND पे जो aspergillus that wasn't readily identified, so we had to go for special screens, and वैसे भी करवाते हैं PS और silver, ताकि जो फंगस है वो हाईलाइट हो जाए। This is the PA state, and again, as you can see, in low power, we can see lots of granulomas. Now I will focus a part where there are aspergillus seen. This is a granuloma, and right at the center, you can see these fungal organisms. These are fungal hyphae, septate branching hyphae. बहुत ज्यादा इसमें इतनी क्लासिकल मॉर्फोलॉजी इसमें नहीं आ रही, बिकॉज दे आर engulfed in the giant cells और treated भी है.
This is a granuloma, इसके बीच में ये वाला, and then this one. This is the fungal hyphae. हमारे एक्सपीरियंस में भी बहुत ज़्यादा necrosis. और सेकंड में 100% डालना बिल्कुल This is the silver stain और इसके ऊपर भी है high power पे. You can see these fungal hyphae. I have another slide हम लोग अपने teaching collection में रखी हुई थी. मैंने देखा था इसका जो कभी just I think 2 weeks ago we found out a case. ये actually vulvar involves है, उसमें squamous cell papilloma के ऊपर जो है वो infection है. So जी जी. ये देखिए ब्रांचिंग सेप्टेट acute angle को ब्रांच करते हैं, नैरो बेस्ड होते हैं एस्परजिलस. ये सारे जो डार्क पिंक हाईलाइट हो रहे हैं ये क्लासिकल मॉर्फोलॉजी है एस्परजिलस जी. तो इसका ये तरीके कल्चर भी देखते हैं तो ये तो सारी हिस्टोलॉजिकल पार्ट है कल्चर भी है उसके पहले भी ये बात होती है स्टैंडर्ड हम कर देते हैं ना तो इसके हम उसका स्टैंडर्ड कल्चर बताएगा ठीक है करा देना Cell mean biopsy. या भी गलती कर सकते हैं ये उसको मोस्टली पेशेंट है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहेंगे प्लीज Sir, thank you. ये जिसके समटाइम हम जो बाहर की स्टोर में देखते हैं उसमें ये आ जाता है और अब ये तो एक ब्रॉड कैटेगरी है इसके नीचे तो कई किस्म की डिजीज आ सकती है तो अब जो स्कल्पचर साहब ने जो स्कल्पचर्स दोनों में दिखाई है हमारे पास लड़की बेचारी आई उसको किस वैली का एंगल ऑफ मेडिकल इनकी नॉस्टिस वैली थी कि उसने प्लान तो हमने बड़ा उसमें किया एफएलएसी के क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन आ गया और उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस नहीं लिखा था ये नहीं लिखा था
अब उस लड़की का प्रॉब्लम ये था कि ये पूरे दो ही तरीके से यहाँ पे स्टक हुई हुई थी कि सर्जिकल ऑप्शन में इसकी मार्जिनल मेडिकल नहीं बच सकती, यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी फीमेल। तो अब आगे ब्लाइंड था, लिखा हुआ था क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, फुल स्टॉप खत्म। ठीक, उसके अंदर वही सारे फीचर थे जो आपने बताए। ठीक, तो अब हमने इसे एम्पेरिकल ग्राउंड्स पे एटीटी पे डाल दिया, जब एटीटी था। लेकिन अभी जो हमने फॉलोअप में मरीज आया था, तो आप समझ लें कि अगर स्वेलिंग पहले 100 थी, अब वो 80 है। एटीटी महीने से ज्यादा हो गया है, और फिर उसको आई का कोई मसला आई में मैंने भेजा। तो ये बताइए कि अब उस पेशेंट में ट्यूबरक्लोसिस को कंफर्म करने के लिए क्या आपको नोट चाहिए होगा, या भी और भी हाई फाई टेस्ट है इसके? नहीं, इसके बहुत सारे टेस्ट हैं ट्यूबरक्लोसिस के। एक तो ये कि हम अगर AFP नहीं एक्चुअली मिलते नहीं है ज्यादातर, मिल भी जाते हैं अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब डिजीज हो, तो वो नहीं मिलते आपको, तो फिर आप एक तो नंबर 1 कल्चर करा सकते हैं, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भी बायोप्सी? बायोप्सी, बायोप्सी जो है वो कल्चर के लिए भेज दें अच्छा, टिश्यू को। अच्छा, हमने उसका नेक नोड निकाला था पूरा, सर इसका क्या बना? क्योंकि मैंने इसमें तो नहीं छेड़ा, क्योंकि मार्जिनल मेडिकल नर्व की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, स्पाइक इतनी खराब हो जाती है इसमें। तो मैंने इसकी चेंज की, फिर यहाँ से हमने एक नोड निकाल के लिखा, उसका क्या बना? उस पर टीबी आ गया था। आगे तो कितनी केसेस पता है किसी को? सुनने कितनी दफा लिखा है? मुझे जितना याद है उसका ट्यूबरक्लोसिस आ गया था उसमें। आगे नोट पे था। जी सर। सेकेंडली हो सकता है कि जीन एक्सपर्ट आज के करवा रहे हैं। जीन एक्सपर्ट का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, नेवर। बहुत नहीं चल रहा जीन एक्सपर्ट बहुत कल्चर तो उस पे कल्चर पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल उस पे भी जा सकते जीन एक्सपर्ट ये एपिलेप्सी का फील्ड है, ब्लड से देखा हैं। जीन एक्सपर्ट टिश्यू जो होता है ना, उसके ऊपर कल्चर करा सकते हैं या PCR करा सकते हैं। पिछले बड़ा रहा बेचारी घर लड़की है, आप फीवर कुछ दवाई लेते हैं बिना 2 महीने में, लेकिन अगर उसे ट्यूबरकुलोसिस है तो ये मैजिक दवाई है, 4 हफ्तों में सारी सॉल्यूशन हो जाएगी। अब उसके बारे में हमने आपसे गाइडेंस देनी थी, उसकी हम हिस्टोपैथोलॉजी को मेरे जेहन से निकल गया। राबिया आपको उसको बाकी वर्क अप आपने देखा है, गुलाम में या कहीं हमने पल्मोनोलॉजिस्ट से भी इवैल्यूएशन कराई थी। उन्होंने कहा था कि ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, लेकिन पेशेंट को एटीटी इफेक्टिव थी उसकी। और क्या पॉसिबल डायग्नोसिस हो सकती है? सर्कोडोसिस सिर्फ सर्कोडोसिस में तो लंग्स में अच्छा वो पहले आ जाता है, लेकिन उसका नहीं था कुछ भी। बाकी क्लियर मल्टी सिस्टम डिजीज है ना सर्कोडोसिस, लेकिन कई दफा वो एक भी सिस्टम पर, क्योंकि अक्सर यंग पेशेंट्स में होते ही हेमाटोलॉजिकल ओपिनियन ले हाँ, उसको और कोई मतलब भी करवाएं ना, तो अगर इसको फॉलो करें आ जाएगी वो एक बड़ी। चलिए सेकंड क्वेश्चन। So moving towards our second case, Mr. Babar, 69-year-old male, chronic smoker, known case of ischemic heart disease, resident of Lahore, presented to us in OPD with hoarseness of voice for 4 years. Hoarseness was gradual in onset, progressive, later on associated with odynophagia and mild dyspnea. No other ENT-related issue was appreciated. He had no significant weight loss documented, underwent cabbage 1 year back, and is on cardiac medication. Family history of ischemic heart disease was positive, and he belonged to a middle-class socioeconomic status. On physical examination, there was no significant cervical lymphadenopathy. Throat examination was also normal, but the fiber optic laryngoscopy showed a transglottic growth with left fixation of left vocal cord. He was advised CT neck and chest with contrast, which showed asymmetric thickening of glottic region extending into the supra and subglottic region involving periepiglottic fat, anterior commissure, and adjoining thyroid cartilage.
These are some sections showing the disease in glottic and subglottic region, invading all the structures around. So our plan was direct laryngoscopy and biopsy. Direct laryngoscopy showed right supraglottic and glottic growth, encroaching the anterior commissure and going to the opposite side. Multiple biopsies were taken and sent for histopathology, on which moderately differentiated squamous cell carcinoma was seen. So we planned total laryngectomy with total thyroidectomy, after which the biopsy was sent. Our specimen was total laryngectomy specimen with attached thyroid, and diagnosis of well-differentiated squamous cell carcinoma was made, but it was made T2 stage. How? Over to histopathologist. से बड़ा चला था इसको से में बड़ा अच्छी देखिए आपकी जिंदगी क्या अपनी रेडियोलॉजी भी बता एक क्रॉस करके को सिस्टम पे क्लॉटिंग सब क्लॉटिंग हाई पोटेंशियल ले ये पोजीशन बहुत गलत थी कोई और देखो स्किन आ जाती है ये और ना ठीक है आपको ध्यान से So हमारी जो स्टेशन है जो हम लोग करते हैं that's according to the TNM staging which is given in the CAP protocols. तो उसमें जो है T2 जो है that is basically when the all the different regions की different होती है. Main वो जो थी glottic area में it was extending into the वो supraglottic area जो हम लोगों को नजर आया tumor. So T2 is basically when the tumor extends to the when the tumor is present in the glottis and extends to the supraglottis. एंड इट हैज इम्पेयर्ड वोकल कॉर्ड मोबिलिटी. ये आप लोगों ने हमें बताना था कि जब आप लोगों ने इंट्राऑपरेटिवली देखा है तो अच्छा इम्पेयर्ड था. जब T3 पे हम जाते हैं तो T3 जो है वो ऑब्वियसली एडवांस हो जाता है. उसमें जो है इनर कॉर्टेक्स और थायराइड कार्टिलेज इन्वॉल्व होना चाहिए. हिस्टोलॉजिकली जो है वो हमें 3 मिला है. थायराइड कार्टिलेज में भी आपको दिखा भी देती हूँ. तो हमें सारे जाहिर है हम पूरे स्लाइसिंग करके जहाँ पे भी हमें वो हो थोड़ा सा भी हमें शक पड़े तो हम वो कर लेते हैं. एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह आप लोगों ने अभी बताया हम लोग को केस रिव्यू करना पड़ा था. पहले हमने स्टेज कम की थी. जिस तरह आप अभी सर बता रहे हैं इस तरह अगर सर्जिकल नोट्स जरूर बता दिया करें कि ये जो लेरिंजेक्टमी है उसकी स्टेजिंग क्लिनिकल व्यू को भी बहुत डिपेंड करती है. वैसे हम लोगों ने कोरिलेट करना होता है हिस्टोपैथोलॉजिस्ट से. अगर आपको इंट्राऑपरेटिवली ग्रोथ जाती हुई लग रही है और आपको फिक्स लग रहे हैं तो ये हमारी कैप प्रोटोकॉल में इसका जिक्र है. लेकिन क्योंकि हम पेशेंट को नहीं देखते सो वी कांट रियली तो हम लोगों को अपने सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकल डायग्नोसिस के ऊपर ही चलना पड़ता है. हाँ हाँ तो हम उसको उस तरह इवैल्यूएट करेंगे. हाँ जी. Histopathology is very much related to the clinical हाँ. और T4 तो जिस तरह आपने कहा कि इट्स लोकली एडवांस डिजीज. हम लोग T3 तक इसलिए नहीं गए तो हमारा थायराइड कार्टिलेज फ्री ऑफ ट्यूमर था. मैं आपको दिखा भी देती हूँ. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी
थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। और हमें जिस तरह लगा है, मैं वही आपको बता रही हूँ कि हमें लगा था कि ग्रोथ जो है ग्लॉटिस को एक्सटेंड करके सुप्राग्लॉटिक एरिया में, जब फॉर्मलिन में चीज आती है हमारे पास ऑब्वियसली थोड़ा श्रिंक भी हो जाता है, थोड़ी सी एनाटॉमी डिस्टॉर्ट भी हो जाती है। इस तरह की स्पेसिमेन में अगर आप एक रेजिडेंट आ जाए, तो हमारा रेजिडेंट क्रॉस करा तो वो साथ में खड़ा हो थोड़ा सा बता दे, तो बहुत हमारे लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, इंडियन आई थिंक पेशेंट के लिए भी। वो आपकी हम्म, ज्यादा तो ये हम इसको पूरा कर सकते हैं कि हमारा एक हम एक कोई व्हाट्सएप कर दिया करके ऐसा आपके केमिस्ट्री कर दिया और जी। हमारा ट्रेनिंग होती है, बताएं कि ये आपने भी बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। सर्जरी से आते हैं रेजिडेंट्स एंड हम भी बहुत कुछ सीखते हैं इसमें। आते हैं सेक्शन मार्केट में क्लोज हो तब हमने जो ग्रुप में प्रोजेक्ट है रखी है, ऐसे ही करेंगे कि हमारा एक रिजल्ट आए पूरा डेमोस्ट्रेट करेंगे तो सब क्या ग्रुप में हम डिस्कस कर लेते हैं और बना लेते हैं, हम आपको लाया करते हैं सेम वे में। अब से बाद में तो डिस्कशन शुरू हो जाता है, उसी पर की पूरी सी ये हो जाती है कि आप डेमोस्ट्रेट करते हैं कि हमें ये लग रहा था ये वाली इसका मतलब है कि एक जो भी एक टीम बना ले अकॉर्डिंग कि आप इसे जो आपका तो बेसिकली सर ये चाहेंगे कि वो भी आप बना के हमें जरूर शेयर करें, लेकिन जब हम लोग क्रॉस कर रहे होते हैं तो आपका जो ट्रेनिंग जो भी स्ट्रगल हुआ होता है वो उस तरह उस वक्त आ जाए क्रॉसिंग में, वो इट्स जस्ट 5 मिनट्स लगते हैं। और इससे पेशेंट का बहुत हो जाता है कि बार बार आपको रिव्यू नहीं करना पड़ता, तो सिर्फ एटलीस्ट फर्स्ट 2 लेरेंजेक्टमी इसमें तो जरूर लगेगा। जी जी। हाँ, लेकिन इसे हाँ जी, लेकिन वो आप सही कह रहे हैं, पहले आप एक क्लिप भी बनवा लें और मतलब कि स्पेशलिस्ट पे, लेकिन रेजिडेंट आ भी जाए। बुला लेते हैं लेकिन लेरेंजेक्टमी से मैं बना लूं, लेरेंजेक्टमी में सब बता लिया। So this is a section from the main tumor area, ग्रोथ से हमने लिया था जी। ये जो है ये पूरा डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम है, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आके ये इन्वेसिव हो गया। और ये these are basically keratin pearl formation, and as you can see, there are nests of cells with very eosinophilic cytoplasm. I'm going to go on a high power and show them. Uh, Eosinophilic cytoplasm cells with pleomorphic hyperchromatic nuclei. Tumor. मैंने कहा मैं आप लोगों को पहले एक ट्यूमर की शक्ल दिखा दूं, एंड आफ्टर दैट आई विल मूव टू द थायराइड कार्टिलेज, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ट्यूमर ऐसा है और वो ऊपर नहीं पड़ा है। So now I'm going to move to the thyroid. देखिए ये हमारा कार्टिलेज है, और नॉर्मल बिनाइन कार्टिलेज। मैं आपको पूरा एक स्कैनर पे पहले दिखाऊंगी कि इसमें कोई भी वो ट्यूमर वाला फ्रैगमेंट वैसा नहीं नजर आ रहा। दिस इज बेसिकली फ्री ऑफ ट्यूमर। स्कैनर पे इसलिए दिखाया है कि ताकि आप लोगों को एक लो पावर का आइडिया हो जाए होल सेक्शन। हमने लेवल्स भी फिर करवाए थे और उसमें भी जो है ट्यूमर नहीं आया।
So that is why we didn't proceed to higher stage. Sorry, ये हमारे पास आया था 13th में देख लेते हैं दोबारा से देख लेते हैं कोई सस्पिशियस एरिया लगे हुआ है जब हमने दोबारा भी रिव्यू किया था तो फिर आपके जो रेजिडेंट्स ने बताया था कि इम्पेयर्ड वोटर मोबिलिटी बताई फिक्सेशन नहीं बताई थी तो ये भी मैं क्लियर करना चाहूंगी कि इस तरह मतलब अगर सही तरह कम्युनिकेट हो जाए तो भी इजी फॉलो कर ले वो डिपेंड होते हैं ये सारे एडवांस डिजीज पे ही आते हैं और ऑलमोस्ट 70-80% की हमें इनिशियली ट्रेकियास्मी करनी पड़ती है जितने भी वार्ड में अभी जो हमने परसों करना वो भी पहले दाखिल हुआ उसका डिजीज बच सकता है ट्रेकियास्मी से लेकिन वो भाग गया फिर भी हम थोड़े से सिंथेटिक होते हैं बेचारों को फिर आया जब फ्राइडे हुआ फिर ट्रीटमेंट की फिर बायोप्सी की इसका भी सेल था इसका कैबेज हुआ ये कोई समझ लेंगे 6 महीनों से मुझे चेक करवा रहा है जब तक एडवांस हो जाती है एडवांस हो जाती है चलिए Thank you, sir. Moving towards our third case. Rabia Asif, 41-year-old female with no known comorbids, resident of Multan, presented with pain in left ear for 1 week, for which it was sudden in onset, progressive, later on associated with change in voice and mild dyspnea. No associated flu, throat pain, vertigo, tinnitus, or trauma history was present. Rest of the history was also unremarkable. Examination of nose and ear was unremarkable, but examination of throat showed a globular solid to cystic mass arising from the oropharynx just above and behind the posterior pillar of left tonsil, extending towards the nasopharynx, having smooth surface and regular margins. No cervical lymph nodes were palpable. Endoscopic examination was done, showing 70-degree endoscopic examination showed the left oropharyngeal mass extending upwards towards the nasopharynx, and 0-degree endoscopy was also done, which showed a bulge in the left side of nasopharynx. We advised CT head and neck with IV contrast, which showed a well-demarcated heterogeneous enhancing solid cystic mass in left parapharyngeal space at the level of nasopharynx and oropharynx, abutting the left medial pterygoid muscle. Posteriorly, it was extending to, it was reaching the paravertebral space and laterally towards the left parotid and carotid space, but neck vessels were patent. These are the coronal, axial and sagittal sections showing mass, enhancing mass in the left side, oropharyngeal area, extending towards the nasopharynx. So we planned excision by intraoral approach and sending the biopsy for histopathology. Our specimen was nasopharynx and oropharyngeal mass, on which diagnosis was made of benign spindle cell lesion consistent with schwannoma.
over to histopathologist. Yes, sir. हमने पैराफिजिक्स स्पेस में अल्ट्रासोनोग्राफी शुरू किया तो उसी में मरीज आना शुरू हो गया बस पैराफिजिक्स स्पेस में वो हम जब पोस्ट ग्रेड एग्जाम में भी हम अपने विषय लगने लिए वहाँ पे पढ़े होते तो बड़ी एक कंफ्यूजिंग स्पेस होती है और यानी कि ऊपर से ये बिल्कुल स्कल बेस यानी कि यहाँ पे आगे खत्म हो जाए ये पैराफिजिक्स स्पेस और उसके जो लैटरल कंपार्टमेंट है उसमें प्रोटेड शीट जा रही है इंटरनल प्रोटेड आर्टरी होगी और उसका वागस नर्व है और कुछ लिंक नोड्स हो सकते हैं मोस्टली तो इसमें गियोमार्फिक एडिनोमा ही मोस्टली है लेकिन मोस्टली का मतलब मोस्टली लेकिन ये पेशेंट था इसमें था ईयर का प्रॉब्लम वैसे रूटीन में चेक तो आ गया मुझे पोटैटो वॉइस थी इसकी तो पैराफिजिक्स केस यानी कि ये पिरामिड शेप होती है जिसकी जो शार्प है वो नीचे की तरफ है ऊपर से चौड़ी होती है तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये स्कल बेस है यहाँ से शुरू हो रही थी और नीचे की तरफ यानी कि फुल पैराफिजिक्स केस है इसको फिलअप किया हुआ था तो और यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि शायद इसने परिवेटर मसल को भी सारा अप्रोच किया हुआ है तो लेकिन था ये बिल्कुल ऐसे डिमार्केटेड वेल डिमार्केटेड हमें ऐसे लग नहीं रहा था कि किसी को एरोट किया हुआ ये टेरिगॉइड प्लेसिस की ये मिडिल टेरिगॉइड ये लैटरल टेरिगॉइड तो अब इसकी बायोप्सी की वैसे तो पहले ऑब्वियसली हमें करनी चाहिए थी लेकिन प्लस माइनस हमें दोनों सिचुएशन में ये किया गया कि अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है तो बायोप्सी ले लेंगे क्योंकि इस रीजन पे आपकी एफएडीएस काफी मुश्किल होती है क्योंकि बाहर से तो अप्रोच करना मुश्किल है या तो इंट्रा ओरल आप ले ये बताइए कि आप हिस्टोपैथोलॉजिस्ट ओरल कैविटी में नीडल लगाने से क्यों एहतियात करते हैं नहीं हम जो है ना ये करते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं इसमें कोई भी ऐसी चीज है नहीं तो आप लोग करके दे सकते हैं हमें तो कोई मसला नहीं आप लोग करेंगे ये पहले तो यही होता था कि ENT वाले या आप पता नहीं होगा हम बुला के तो करके देते थे तो इंट्रा ओरल चलिए ये पेशेंट तो बड़ा स्मूथ चला गया हाँ इसको इंट्रा ओरली हमने सॉफ्ट पहले को रोटेट किया और इंट्रा ओरली नेसोफेरेक्स से ओरोफेरेक्स से लगा के इसको निकल गया जो इसके बाद जो पैराफिजिक्स स्पेस है उसमें हम बहुत बुरे तरीके से स्टार्ट इसलिए हो गया कि उसकी हिस्टोपैथोलॉजी पे क्यों मार्फिक एडिनोमा अब मैं उसी माइंड से गया उसको इंट्राओरल शुरू किया बाद उसकी ट्रांसलाइट नीचे से भी पैराफिजिक्स स्पेस अप्रोच हुई उससे लेकिन वो यानी कि अस्तगफुरुल्लाह हमने कोई 6-7 आवर्स उस पे डिसेक्शन की वो 100% निकल नहीं सकती और उसकी भी स्पेसिमेन वेटिंग है उसको फिर यानी कि फुल फ्रस्ट्रेशन के साथ बाहर आए वो हम निकाल नहीं सके अभी वो मेरे पास वार्ड में दाखिला नहीं है तो एक ये है कि जब भी पैराफ्रेंजियल स्पेस क्योंकि वो प्यूमार्फिक एडिनोमा नहीं था नहीं अब हमें पर ऑपरेटर पता चले तो मैं बार बार रेट्रोस्पेक्टिव सर्जन ने सोचना होता है कि अगर मैं उसकी दोबारा एफएनसी अगर इंट्राओरल भी कर लेते और हमें कोई प्रॉपर प्लान मिलता अब हम अगला प्लान इसलिए नहीं कर पा रहे कि हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आ जाए तो एज एन ईएनटी अगर ओरल कैविटी का हो तो इसमें कोई ऐसी ऐसा नहीं है स्वाइन नहीं होता डायग्नोज हुआ अभी नहीं आई इसमें रिपोर्ट क्या ठीक है तो इससे निकला हाँ जी किसी वो के मौके पे नॉर्मल लेकिन कोई इन्फेक्शन लाया हम नहीं बता सकते वो अच्छा मुझे बात में गाड़ी तो मानिए गुड हो गया हाँ ये बड़ा कंसर्न है ना क्योंकि इसके नाम नहीं सर जो हमने पेशेंट की बायोप्सी शायद शौकत खानम दी है वो जो मैम बता रही है वो नेक्स्ट पेशेंट है जी जी वो ये ठीक है वो पैराफिजिक्स से Yes. ये रिग्रेट कर वही बात खातून है उसका रीड था मैं ये तो पहले बार की थी इसका अपने बारे में गाड़ी लुमाई था लेकिन वो दूसरे पेशेंट के Yes. उसके इनका पता नहीं होता ये फिंगरी लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं उनका हैंड ये इनका एक ह्यूमन लोगों को बड़ा तंग करता है ना क्योंकि हर जगह जा रहा होता है तो साथ में अगर किसी को पेरिटोस में एक्सेस हो तो वैसे 4% सभी करके नाइफ से बोल दिया हम काटली बात कुछ नहीं पता बिकॉज है कोई वैसे नहीं है लेकिन चले अगर आप रिलेटेड है
हमारे असिस्टेंट नहीं कर पाएंगे, आप खुद मतलब करवा के। नीडल आप 10 नीडल हाँ, नीडल से कर लेना। थिएटर थिएटर में नहीं, ओपीडी में कर, कर देंगे हम लोग ओपीडी में कर। हाँ हाँ हाँ, वो तो खोल के डालेंगे। ये जितने भी पैराफिजिकल स्पेस है ना हाँ। इनकी रेफरेंस पे हम बल्कि 10 हम ये करते हैं कि नीडल 10 की ले ले, वो सिरिंज 10 की लेते हैं लेकिन नीडल 5 की लेते हैं, इसी की डैमेज करता है बहुत टिश्यू को ना, बड़ी नीडल जो होती है ना टिश्यू डैमेज ज्यादा करेगी। अच्छा ऐसे होता है भैया अगर बल्क ज्यादा पीसेस में आप ना वैसे तो लियो मार्केट हटी तो भाई एक ही कैप्सूलेटेड है तो स्केल का वो ऐसे होता है कि आपने चूंकि ट्रांसयूरल अगर कर रहे हो तो एक्चुअली इसका कैप्सूल लेना होगा तो समटाइम्स ये सिचुएशन यहाँ पे है उसका निकालने का कोई मुश्किल नहीं है क्या करते हैं कि उसको थोड़ा डीपन कर लेते हैं और उसके कैप्सूल को बैक ऑफ से पकड़ के फिर पूरा वो डाइसेक्ट कर लेते हैं इसलिए पीसेस में है तो वो फिर एक्स्ट्रा मॉर्बिडिटी से बच जाता है पेशेंट वो एग्जाम में इसके आप लोगों को पता है कि कंप्लीट हो गई है तो ठीक है, क्योंकि इससे रिकरेंस पे ही मसला होता है वो तो है। वो फिर और मुश्किल में जी जी जाते हैं ना। चलिए अब करिए Scanner, as you can see, आप लोगों को लगा on scan कि it wasn't eroding the space, तो ये भी हमारे पास benign spindle cell lesion है and it is a very well circumscribed encapsulated lesion. ये जो चल रहा है fibrous सा tissue, ये कैप्सूल है और पूरा जो ये प्लाज्म था ये encapsulated है, ये हमने कैप्सूल के साथ सेक्शन लिया है. This is basically benign spindle cell lesion and it is biphasic in population. इसमें कुछ हाइपरसेलर एरियाज होते हैं जिनको हम एंटीनी एरियाज कहते हैं, जैसे कि ये स्कैनर पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और कुछ जो है वो हाइपोसेलुलर एरियाज हैं जैसे कि ये वाले मिक्सॉइड से एरियाज. जो हाइपरसेलुलर एरियाज हैं लाइक दीज वंस, उसमें हमारे पास होती हैं विरुके बॉडीज. These are the Viruke bodies, and I'm going to go on high power now. These are the Viruke bodies. Basically, these are palisading nuclei which are centered around a fibrillary material. क्योंकि नर्व शीट का ट्यूमर है इसलिए पूरा जो है वो हमें स्पिंडल सेल लीजन मिलता है. और इसकी जो पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक है भी ये Viruke body से लो पावर पे, जिस तरह आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज्यादा में क्लासिकल ये जो भी ये पर्पलिश से एरियाज आपको सब. एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है हाइलोनाइज्ड वेसल्स का होता है. दिस इज अ डायलेटेड वेसल, बीच में ब्लड कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है. ये वॉल अगर आप देखें ये इसकी वॉल है, में थिकन हो गया, हाइलाइट मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो गया. दिस इज अ वेरी क्लासिकल पेरेंट्स. पूरी वेसल्स है यहाँ पे, एक वेसल पड़ी हुई है. या अगेन हाइपरसेलुलर एरियाज. अगर आप बाहर से करवाएंगे तो वो जैसे छुपाई है या शौचालय में वो करेंगे. अदरवाइज लेकिन इसकी स्लाइडली पिक्चर बहुत क्लासिकल है, के साथ में आप सेविंग के बहुत सारे हाइलाइट्स ऐसे डाल के राइट से पेज तो ये भी लाइक pretty much sure to show
जी 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 पॉसिबल अच्छा केमिस्ट्री करें, मैथमेटिकल, स्पेशलिस्ट के बारे में डिटेल्स आ रहा है, वैसे इसका फीचर पता पड़ता है कि आप Okay, my suggestion is that whenever you submit the specimen, you should write the clinical staging, especially in lab injecting specimen. And secondly, we would like trainees should come to our department and demonstrate the DOS description to our trainees which are doing the DOS. So it will be very helpful for us. And CT and MRI findings should be written on the form. This is my advice. Okay? It will help us to communicate better. So, thank you. Thank you very much. जनाब भी कर दो आपका शुक्रिया हमें बहुत हेल्प होती है हाँ नहीं Thank you very much, Dr. Shella, Dr. Farah, and all president. Actual रेडियोलॉजी मीटिंग से में जो इनपुट हम फाइनल के दिस इज द अल्टीमेट फाइनल स्टेज of the treatment of the patient. So we plan the follow-up on the basis of histopathology. If the treatment is over and on histopathology, like in our last case, it was schwannomatoid benign disease, it means the treatment is over and the patient will be fine remaining in the future, but this patient don't need any long-term follow-up. But in cases of cancer, the patient needs long-term follow-up. And secondly, especially in our second case, if the patient has squamous cell carcinoma and we have removed all the tumor, then we have to plan the ultimate final treatment. Either like if the patient has close margin of the resection of the tumor, then this patient needs a chemoradiation. So the ultimate decision depends upon the histopathology treatment. So I think there must be a good coordination between the surgeon and the histopathologist. Like there will be so many confusion in our resident doctors that like we have discussed that like the patient the parapharyngeal space, if the histopathologist is reluctant to put the needle in the parapharyngeal mass, then our resident can help and they can easily do the FNSC. That is a simple procedure. So thank you very much. Inshallah, we are collecting the good cases that coming meeting. Thank you very much.